तो आज हम लोग नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गो देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। अब प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग देखकर क्या फील आ रहा है? सबसे पहले सोचो, शेड्यूलिंग क्या करते हैं? मल्टीपल प्रोसेस होगा तो शेड्यूलिंग करेंगे। अब उसमें प्रायोरिटी बेस्ड है, मतलब कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर रहे हैं। मतलब कि सब प्रोसेस का एक प्रायोरिटी नंबर भी होगा। किसी प्रोसेस का ज्यादा प्रायोरिटी होगा, किसी का कम होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्राइटेरिया क्या है? किसके अकॉर्डिंग शेड्यूलिंग करेंगे? तो क्राइटेरिया क्या हो गया? क्राइटेरिया हो गया प्रायोरिटी। क्राइटेरिया हम लोग क्या हो गया? प्रायोरिटी। मतलब कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे, रन करवाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कंप्लीशन टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, वेटिंग टाइम क्या है। मतलब कि क्राइटेरिया प्रायोरिटी हो गया हम लोग का। अच्छा, उसमें भी प्रायोरिटी तो है, लेकिन किस मोड में रन कर रहा है? मतलब कि बीच में प्रीएम्पशन होता है क्या? अगर प्रीएम्पशन होता है बीच में, मतलब कि अगर एक प्रोसेस लोअर प्रायोरिटी का रनिंग स्टेट में है और उसको कंप्लीट होने के पहले ही कोई और प्रोसेस उससे हाईयर प्रायोरिटी का अगर आ गया, तो लोअर प्रायोरिटी वाले को प्रीएम्प्ट करेंगे या नहीं? अगर प्रीएम्प्ट करेंगे तो प्रीएम्प्टिव हो जाएगा। अगर प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है कि एक बार जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में गया वो कंप्लीट होकर ही बाहर आएगा, मतलब कि नॉन प्रीएम्प्टिव हो गया। तो इसमें दो मोड होता है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में है नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब कि प्रीएम्पशन नहीं होगा। प्रीएम्पशन नहीं होने का मतलब क्या है कि एक बार रनिंग स्टेट में जो प्रोसेस गया वो कंप्लीट होकर ही बाहर आएगा। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे? एक टेबल बनाएंगे। एक टेबल बनाए जिसमें सबसे पहला चीज क्या होता था हम लोग का? सब शेड्यूलिंग एल्गो में क्या था? एक था प्रोसेस आईडी, एक प्रोसेस आईडी होगा। एक और क्या होगा? अराइवल टाइम, कब वो प्रोसेस क्रिएट हुआ। उसके बाद क्या होगा? बर्स्ट टाइम होगा। उसके बाद बर्स्ट टाइम होगा। बर्स्ट टाइम मतलब क्या है कि कितना देर तक सीपीयू चाहिए, बर्स्ट टाइम, सीपीयू टाइम जो है। और इसके अलावे और क्या होगा जो गिवन होगा डेटा हम लोग को? एक और डेटा भी गिवन होगा। क्या है? एक और डेटा गिवन होगा, वो होगा एक और डेटा क्या है? प्रायोरिटी। मतलब कि प्रायोरिटी भी गिवन होगा सब प्रोसेस का। ये क्या है? ये सब डेटा गिवन होगा हम लोग को क्वेश्चन में ही। अब लिख लेते हैं। मान लो प्रोसेस आईडी है, मान लेते हैं कि प्रोसेस आईडी क्या क्या है। एक प्रोसेस है P1, एक और है P2, एक और है P3, उसके बाद P4, इसके बाद P5। 5 प्रोसेस का सॉल्व करते हैं। अब जो तरीका 5 प्रोसेस के लिए है वही तरीका 3 प्रोसेस के लिए भी होगा, वही तरीका 20 प्रोसेस के लिए भी होगा, 10 प्रोसेस के लिए भी होगा। सॉल्व करने का तरीका तो सेम ही होगा। तो ये प्रोसेस हम लोग लिख लिए। अब मान लो इसको डिवाइड कर लेते हैं अच्छे से, टेबल सही से क्लियर बना लेते हैं। ये हो गया।
P2 के लिए हो गया, उसके बाद P3 के लिए हो गया, उसके बाद P4 के लिए हो गया और एट लास्ट P5 के लिए हो गया। थोड़ा स्पेस बचा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस स्पेस में हम लोग टोटल ऐड करेंगे। कुछ ऐड भी करना होता है ना, क्या ऐड करना होता है, हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे हम लोग क्या क्या चीज फाइंड आउट करेंगे। एक तो प्रोसेस कब कंप्लीट किया है, मतलब कि हम लोग को कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करना है, एक इसके लिए कॉलम हो गया। उसके बाद क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम हो गया। उसके बाद क्या होगा, वेटिंग टाइम हो गया। यही 3 चीज फाइंड आउट करते हैं ना, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। तो आप प्रायोरिटी, हम लोग पहले टेबल को फिल करते हैं जो डेटा गिवन है, मतलब अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम को। तो अराइवल टाइम मान लो इसका 5 है, 2, 0, 3, 1, ये मान लो अराइवल टाइम है। बर्स्ट टाइम क्या है, 2 है, 1 है, 2 है, यहां भी 1 लेते हैं मान लो, यहां 3 लेते हैं। ये हम लोग क्या है, ये बर्स्ट टाइम है। या कोई और वैल्यू भी एक ले लो, यहां पर मान लो रिपीटेशन है, तो यहां ऐसा करते हैं 6 ले लेते हैं और एक 2 का रिपीटेशन है ना, तो यहां पर 10 ले लेते हैं। ये हो गया बर्स्ट टाइम हो गया हम लोग को, मतलब प्रोसेस आईडी गिवन होगा क्वेश्चन में, अराइवल टाइम गिवन होगा और बर्स्ट टाइम गिवन होगा और प्रायोरिटी भी गिवन होगा। अब प्रायोरिटी का करने का, किसी चीज को प्रायोरिटी करने का 2 तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास में कितना पैसा है, अगर 10 लोग हैं, 10 लोग के पास में कितना पैसा है काउंट करने के लिए मैक्सिमम कैसे बोलते हैं कि सबसे अच्छा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा पैसा रहे। मतलब कि 25 रुपया किसी के पास में है तो ग्रेटर है किससे, 20 से। 20 से ग्रेटर है, 20 किससे ग्रेटर है, 18 से। मतलब क्या है, इसके अकॉर्डिंग अगर प्रायोरिटी रहेगा, मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू जो है क्या है, यहां पर हाई प्रायोरिटी है, मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू का प्रायोरिटी हाई है, लोएस्ट वैल्यू का प्रायोरिटी क्या है, इसका प्रायोरिटी क्या है, लो प्रायोरिटी है। एक तरीका तो ये हो गया कि जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसका प्रायोरिटी हाई होगा और लोएस्ट वैल्यू होगा उसका प्रायोरिटी लो होगा। लेकिन मान लो रैंकिंग सिस्टम जो होता है, जैसे कोई एग्जाम है, इसमें रैंक जैसे असाइन होता है, तो रैंक में क्या होता है, जिसका 7th रैंक आया है ये किससे ग्रेटर है, 12th वाले से ग्रेटर है। 12th किससे ग्रेटर है, 16th वाले से ग्रेटर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर प्रायोरिटी गिवन है, मतलब क्या कि जो लोअर वैल्यू है ये क्या होगा, ये होगा हाई प्रायोरिटी हो गया, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो गया, लो प्रायोरिटी। मतलब कि प्रायोरिटी असाइन करने का 2 फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट है जो हायर वैल्यू हाई प्रायोरिटी का होगा और लोअर वैल्यू लो प्रायोरिटी का होगा। एक और भी फॉर्मेट है क्या, जो लोअर वैल्यू है वो हाई प्रायोरिटी रहे और हायर वैल्यू लो प्रायोरिटी रहे। 2 तरीका है। अब ये दोनों में से कौन सा चूज करके यहाँ प्रायोरिटी गिवन है, ये चीज पहले से क्वेश्चन में बताया जाएगा, एक क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो मान लो प्रायोरिटी ऐसे लेते हैं 2, 1, 6,
3 8। अब ये प्रायोरिटी तो ले लिए, अब इसमें बताना पड़ेगा सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखो, थ्रू आउट देखो 2 1 6 3 8, मैक्सिमम वैल्यू 8 है। अब मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब दोनों फॉर्मेट में अगर पहले वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लेंगे तो जो हाईयर वैल्यू है वो हाई प्रायोरिटी है, मतलब कि 8 है जो हाई प्रायोरिटी होना चाहिए था और 1 है जो लो प्रायोरिटी होना चाहिए था। अगर फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लेंगे तब, अगर सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लेंगे तब क्या होगा, 1 का प्रायोरिटी हाई है और 8 का प्रायोरिटी लोएस्ट है। तो डिफाइन किया हुआ रहेगा। मान लो ऐसा गिवन है कि 1 है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो 1 हाईएस्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं क्या जो मिनिमम वैल्यू होगा जो हाईएस्ट होगा, मतलब कि सेकेंड वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जो लोअर वैल्यू होगा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा। मतलब क्या हुआ कि 1 है अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी है, 1 का अगर प्रायोरिटी हाईएस्ट है, इसका मतलब हो गया क्या कि जो 8 होगा जो लोएस्ट प्रायोरिटी होगा। मतलब कि जो मिनिमम जो वैल्यू प्रायोरिटी का रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को शेड्यूलिंग करना है। अगर मान लो गिवन होता हाईएस्ट प्रायोरिटी यहां नहीं गिवन होता, 8 में होता, अगर 8 में हाईएस्ट प्रायोरिटी गिवन होता तब हम लोग क्या समझते कि चलो हाईयर वैल्यू है हाई प्रायोरिटी है, मतलब कि जो लो वैल्यू होगा जो लो प्रायोरिटी होगा। अब मान लो हाईएस्ट 1 है, 2 क्या होगा 1 से कम प्रायोरिटी हो गया, 3 क्या हो गया उससे भी कम हो गया, 6 क्या हुआ उससे भी कम प्रायोरिटी हो गया, 8 सबसे मिनिमम प्रायोरिटी हो गया। समझ रहे हो, प्रायोरिटी ये गिवन होगा। चलो तो ये बात तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास में जो रिक्वायर्ड डेटा है जो चाहिए था वो क्वेश्चन में मिल गया हम लोग को। डेटा क्या क्या डेटा मिला है क्वेश्चन में, हम लोग क्या क्या डेटा गिवन है, प्रायोरिटी से लेकर बर्स्ट टाइम तक ये सब डेटा गिवन है क्वेश्चन में। और कंप्लीशन टाइम से वेटिंग टाइम तक क्या करना है, टू फाइंड आउट, मतलब कि कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम हम लोग को फाइंड आउट करना है। और जो डेटा गिवन है प्रायोरिटी, प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, ये 4 डेटा है जो हम लोग को गिवन है। इसका मतलब क्या करेंगे अब हम लोग सीधा गैंट चार्ट में आएंगे कि गैंट चार्ट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ये टेबल को फिल करेंगे। तो गैंट चार्ट कैसे बनाएंगे भाई, तो गैंट चार्ट स्टार्ट कहां से होगा, गैंट चार्ट स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट तो सीपीयू 0 से ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 0 से गैंट चार्ट को स्टार्ट कर दिए। अब देखेंगे 0 में कोई प्रोसेस आया है क्या, 0 में देखो अराइवल टाइम 0 किसका है, बस एक ही प्रोसेस का है, P3 का है, किसी और का है क्या। तो जब किसी और का नहीं है केवल P3 का ही है, मतलब कि 0 में केवल अवेलेबल कौन है, P3 ही अवेलेबल है। तो अगर एक ही अवेलेबल है तो किसी से कंपटीशन है नहीं, मतलब कि P3 को सीधा लेकर चले आएंगे। अगर 2 होगा, 2 प्रोसेस अवेलेबल होता तब क्या देखते हैं हम लोग, तब हम लोग उसके प्रायोरिटी को देखते हैं। अगर सेम टाइम में अराइवल टाइम अगर 0 किसी और का भी 0 होता, तो अगर अराइवल टाइम 0 रहेगा, एक साथ में 2 प्रोसेस आना चाह रहा है, तब ये दोनों में कंपेयर करने के लिए कौन सा वहां जाएगा, कंपटीशन है, तब हम लोग इसके प्रायोरिटी को करते कंपेयर, जिसका हाई प्रायोरिटी होता वो जाता। मान लो प्रायोरिटी भी दोनों का सेम होता, मान लेते हैं कि अराइवल टाइम तो सेम था, 0 पर 2 लोग आया था और दोनों का प्रायोरिटी भी सेम मिलता, तब क्या करते, उस केस में हम लोग फिर प्रोसेस आईडी को देखते कि जिसका मिनिमम प्रोसेस आईडी है वो वहां पर आएगा। समझ रहे हो बात को, फर्स्ट हम लोग को देखना है अराइवल टाइम में कि उस अराइवल टाइम में और भी कोई प्रोसेस है क्या, उस अराइवल टाइम में मतलब क्या है कि वो अराइवल टाइम या उससे पहले कोई और आया है क्या। तो 0 से पहले कोई आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 0 में ही सीपीयू स्टार्ट हुआ है, 0 से पहले तो कोई नहीं आएगा।
तो जीरो में कौन सा आया है? जीरो में आया P3, जीरो में आया है P3। अब जीरो में P3 आया तो क्या करेगा ये? देखो मोड हम लोग देखेंगे, मोड क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब कि एक बार जो प्रोसेस आ गया है वो कंप्लीट करके ही जाएगा, प्रीएम्पशन नहीं है। इसके बाद में कोई भी प्रोसेस कितना भी प्रायोरिटी का आ जाए, हाई प्रायोरिटी आए, लो प्रायोरिटी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार P3 यहां पर आ गया है सीपीयू में, मतलब ये कंप्लीट करके ही जाएगा। इसका बर्स्ट टाइम टोटल है, जो भी बर्स्ट टाइम P3 का है ये रन करेगा ही करेगा। समझ रहे हो बात? मतलब प्रीएम्पशन का कोई चांस नहीं है। तो P3 क्या होगा, कब तक रन करेगा? P3 रन करेगा 10 तक। क्यों? P3 का बर्स्ट टाइम कितना है? बर्स्ट टाइम कितना है? 10 है, मतलब कि P3 10 तक रन किया और P3 कंप्लीट हो गया, मतलब कि ये क्या हो गया? P3 कंप्लीट हो गया। अब P3 से कोई लेना देना नहीं है हम लोग को, ये कंप्लीट हो गया है, इसका कंप्लीशन टाइम आ चुका है। कंप्लीशन बाद में हम लोग फिल करेंगे टेबल को, अभी इसके आगे देखते हैं। अब देखेंगे 10 में कौन कौन प्रोसेस आया है। देखो अराइवल टाइम 10 किसका है? अराइवल टाइम में जाएंगे अगर तो 5 2 3 1 सबके सब आ चुका है। जितना भी प्रोसेस है 10 जब टाइम हुआ है तो इस टाइम में सबके सब प्रोसेस आ चुका है, क्रिएट हो चुका है, सिस्टम में आ गया है। तो सब प्रोसेस जब आ गया है तो अब क्या है? कंपटीशन क्या है कि अब इसके बाद P1 जाएगा या P2 जाएगा या P4 जाएगा या P5 जाएगा। ये 4 प्रोसेस है जो फाइट कर रहा है सीपीयू में जाने के लिए। लेकिन जाएगा कौन? जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट होगा, वो जो फाइट कर रहा है उसके अमॉन्ग जिसका हाईएस्ट होगा, जो फाइट कर रहा है उसके अमॉन्ग ही। समझ रहे हो बात को? नहीं तो मान लो अराइवल टाइम 5 है, अगर यहां पर 15 होता, अगर 15 होता तो क्या होता? 10 तक टाइम में देखेंगे क्या कि P1 आया है क्या? नहीं आया ही नहीं है, मतलब कि फाइट नहीं कर रहा होता। अगर ये 15 होता इसका तो P1 फाइट नहीं कर रहा होता। फाइट कौन कौन करता? P2 देखो 10 से कम है, P4 और P5। तो अराइवल टाइम इसका 15 ही कर लो, ज्यादा बेटर है। तो P1 का अराइवल टाइम 15 है, मतलब कि P1 फाइट नहीं कर रहा है। अब बोलो चेंज यहां कैसे कर ले? अरे एक लाइन ही तो ड्रॉ करना है, O1 क्या है? एक लाइन ही है ना, स्मॉल लाइन हो गया। समझ रहे हो बात? तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये चीज भी कंसीडर एक बार माइंड में हो जाएगा जब कभी भी रिवाइज करोगे कि जो नहीं आया है अराइवल टाइम में उसको यहाँ पर आने के लिए फाइट नहीं करना है अभी। मतलब कि जो जिसका अराइवल टाइम 10 से कम है वही केवल फाइट करेगा। तो कम किसका है? 10 से कम किसका है? P2 का, P3 का, P4 का और P5 का। लेकिन P3 तो कंप्लीट हो चुका है ना, P3 कंप्लीट हो चुका है तो P3 फाइट नहीं करेगा। तो कौन कौन करेगा? P2, P4 और P5। तो देखो P2 और P4 और P5 में जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है वही जाएगा सीपीयू में। गैंट चार्ट क्या बताता है? जो सीपीयू में कौन सा प्रोसेस करंटली रन कर रहा है यही बता देता है ना। इसका मतलब P2, P4 और P5 ये तीनों में प्रायोरिटी देखो किसका है? P2 का 1 है, P4 का 3 है, P5 का 8 है। हम लोग देखे हैं क्या जो मिनिमम वैल्यू होगा प्रायोरिटी का वो हाईएस्ट होगा, जो मिनिमम वैल्यू प्रायोरिटी का होगा वो हाईएस्ट होगा, क्वेश्चन में गिवन है। तो 1, 3 और 8 में सबसे मिनिमम कौन है? 1 है, मतलब कि हाईएस्ट है, मतलब कि P2 यहां आ जाएगा। यहां पर कौन आ गया? यहां पर आ गया P2। अब P2 आ गया है तो इसका कितना देर तक ही रन करेगा? जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है, जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। क्या करेंगे? P2 के लिए देखिए इसका बर्स्ट टाइम क्या है? P2 का बर्स्ट टाइम कितना है? 1 है। तो P2 का बर्स्ट टाइम 1 है, मतलब कि 1 के लिए 1 यूनिट टाइम के लिए रन करेगा। मतलब कि 10 यहां था, 10 पर P2 आया है तो 11 पर ही ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्या है? अब P2 भी कंप्लीट हो गया है, P3 कंप्लीट पहले हुआ था, P2 भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद कौन कौन बचा है? अभी टाइम 11 है। 11 में देखो कौन कौन आया है? P1 11 में आया है क्या? नहीं आया, 15 आया है, मतलब कि फाइट अभी नहीं कर सकता है। जब क्रिएट होगा प्रोसेस तब तो वहां जाने के लिए फाइट करेगा।
अभी नहीं कोई है, P1 है ही नहीं, यहाँ पर आया ही नहीं है, मतलब P1 फाइट अभी भी नहीं करेगा। तो बचा कौन? P2 P3 तो कंप्लीट हो चुका है, मतलब P4 और P5 का वैल्यू देखो क्या है अराइवल टाइम 3 और 1, तो 11 है अभी टाइम, करंट टाइम, और P4 P5 है जो 3 और 1 में आ चुका है, मतलब पहले से ही आया हुआ है। ये दोनों फिर से फाइट करेगा। अब ये दोनों का जिसका हायर प्रायोरिटी है वो वहां जाएगा, तो P4 का प्रायोरिटी 3 है, P5 का 8 है, मतलब कौन जाएगा? जिसका प्रायोरिटी मिनिमम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में मिनिमम जो होगा वही तो हाईएस्ट होगा, पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। क्वेश्चन में गिवन है चीज, ये डेटा देखो यहां से यहां तक का डेटा क्वेश्चन में गिवन है। मतलब क्या? 3 और 8 में कम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है? 3 है, मतलब कि P4 जाएगा। तो यहां कौन आ गया? यहां आ गया P4। अब P4 क्या करेगा? P4 तब तक रन करेगा जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है, एक बार जो सीपीयू में जाता है वो कंप्लीट करके ही बाहर आता है। ये बात पहले से ही पता है, क्वेश्चन में गिवन है। मतलब क्या हुआ? P4 कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए इसको? P4 को देखो बर्स्ट टाइम कितना है P4 का? 6 है, मतलब कि 6 यूनिट टाइम के लिए रन करेगा। तो अभी 11 है और 6 के लिए रन करेगा, मतलब कि टोटल कितना होगा? 17 हो गया। तो P4 भी कंप्लीट हो गया, P4 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या बचा है? इसके बाद क्या बचा? P4 के बाद में क्या बचा है? P1 बचा है और P5 बचा है। करेंट टाइम कितना है? टाइम है 17। तो अब देखेंगे 17 से कम में कौन कौन प्रोसेस अवेलेबल है। तो 17 से कम किसका किसका अराइवल टाइम है, वही फाइट करेगा वहां जाने के लिए जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक। अब देखो 17 से कम तो सब है, लेकिन P2 P3 P4 कंप्लीट हो चुका है, P1 और P5 रिमेनिंग है अभी। तो बस यही दोनों को देखेंगे। P1 क्या है? 15 में आया, मतलब 17 के पहले आ चुका है P1 भी अब, और P5 तो 1 में ही आया है, मतलब 17 के पहले ये भी आ चुका है। तो P1 और P5 का प्रायोरिटी को कंपेयर करके देखेंगे, जो मिनिमम होगा वही जाएगा सीपीयू में। मतलब कि यहाँ P1 का वैल्यू 2 है, P5 का 8 है, 2 और 8 में कम कौन सा है? मिनिमम है 2, मतलब कि 2 प्रायोरिटी जिसका है वही जाएगा, P1 ही जाएगा। मतलब P1 क्या हुआ? यहां पर आ गया P1। P1 क्या करेगा? फिर से जितना बर्स्ट टाइम है पूरे बर्स्ट टाइम के लिए वो रन करेगा। मतलब कि बर्स्ट टाइम कितना है P1 का? 2 है, तो 17 में आया है, 2 और रन करेगा, मतलब 17 प्लस 2 कितना हुआ? 19। तो P1 भी कंप्लीट हो गया, P1 भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे इस टाइम में कौन कौन सा प्रोसेस बचा है। 19 टाइम में 19 टाइम अभी है, करंट टाइम है। अब उस टाइम में कितना प्रोसेस बचा है? अगर एक से ज्यादा होगा तो फिर से कंपेयर करके वैसे ही प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वहां लेकर जाएंगे। लेकिन क्या देखते हैं कि 19 से पहले सब आ चुका है, जिसमें कि 4 प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बस एक ही प्रोसेस रिमेनिंग है, केवल और केवल P5 ही रिमेनिंग है। तो जब एक ही प्रोसेस रिमेनिंग है तो फाइट कैसा? सीपीयू खाली है, एक प्रोसेस बचा हुआ है, रन करेगा सीधा। मतलब कि P5 यहां आ जाएगा, क्या? P5 क्या करेगा? अपना बर्स्ट टाइम के लिए रन करेगा। P5 का बर्स्ट टाइम कितना है? 3 है, मतलब कि 19 प्लस 3 कितना हुआ? 22। 22 में सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, हो गया ना? 22 में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। देखो P3 P2 P4 P1 P5, और यहां भी टिक मार्क कर लो। देखो अब कोई प्रोसेस बचा है क्या? जब नहीं बचा है तो आगे चेक नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? अब हम लोग गैंट चार्ट से इस टेबल को फिल करेंगे। टेबल क्या है? कंप्लीशन टाइम का है। तो देखेंगे P1 है सबसे पहला, P1 का कंप्लीशन टाइम क्या होना चाहिए? तो देखेंगे P1 कहाँ गया? P1 यहाँ है। इसका कंप्लीशन टाइम क्या है? देखो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ये टाइम कितना है? 19 है, मतलब कि P1 का कंप्लीशन टाइम कितना हो गया? 19 हो गया। उसके बाद P2 है, P2 देखेंगे, P2 यहाँ, P2 का कितना है? 11 है, मतलब कि P2 में 11 आ गया। उसके बाद है P3 कहाँ है? देखो स्टार्टिंग में ही P3 मिला, इसका कितना है? 10 है, मतलब कि P3 में 10 आ गया। उसके बाद P4 देखो P4 यहाँ आया, मतलब इसका कितना है? 17 है, तो P4 का 17 हो गया। उसके बाद P5 है, P5 देखो P5 सबसे लास्ट में है,
तो P5 का कितना है कंप्लीशन टाइम 22 है। इसका मतलब क्या हुआ, P5 का कंप्लीशन टाइम हो गया 22। कंप्लीशन टाइम तो हम लोग सबका लिख लिए हैं। तो कंप्लीशन टाइम जब लिख लिए आप क्या करेंगे, टर्न अराउंड टाइम करेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या था, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या था, कब तक सिस्टम में रहा, मतलब क्या, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यही फॉर्मूला है ना टर्न अराउंड टाइम का। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो देखेंगे कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम उसी प्रोसेस का करेंगे। तो कंप्लीशन कितना है 19 माइनस 15 कितना हो गया 4। फिर यहां भी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 11 माइनस 2 कितना हो गया 9। यहां पर 10 माइनस 0 10 17 माइनस 3 14 22 माइनस 1 21। यहां से हम लोग टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद क्या है, वेटिंग टाइम है। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वेटिंग टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस जो बर्स्ट टाइम है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। इसका समझ रहे हो ना वेटिंग टाइम कैसे, टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या है कि सिस्टम में कितना टाइम क्रिएट होने के बाद और कंप्लीट होने के पहले तक, कंप्लीट होने तक क्रिएट जब हुआ वहां से लेकर जब कंप्लीट हुआ पूरे टाइम को हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। उस बीच में जितना बर्स्ट टाइम किया है वो उसके काम का टाइम है, क्योंकि बर्स्ट टाइम मतलब कि रन कर रहा था। बाकी टाइम क्या हुआ, बाकी टाइम जो बचा क्या कर रहा था, वेट कर रहा था वो, मतलब कि वेटिंग टाइम बन गया वो। तो क्या वैल्यू है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करना है। यहां पर टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, देखो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया। यहां पर टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम 9 माइनस 1 8 हो गया, 10 माइनस 10 0 हो गया। 0 वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है कि वेट नहीं करना पड़ा उस प्रोसेस को, जैसे ही क्रिएट हुआ सीपीयू में आया, रन किया, बाहर गया, वेट नहीं करना पड़ा। देखो ये किसका है वेटिंग टाइम, P3 का है। P3 देखो 0 में ही शेड्यूल हो गया है ना, अराइवल टाइम कितना है 0 ही है, मतलब वेट नहीं करना पड़ा तो 0 आएगा वेटिंग टाइम। उसके बाद क्या है 14 माइनस 6 तो 8 हो गया। 21 माइनस 3 18 हो गया। मतलब कि हम लोग टेबल को फिल कर लिए, कंप्लीशन टाइम का टेबल कॉलम, कंप्लीशन टाइम का, टर्न अराउंड टाइम का, वेटिंग टाइम का, तीनों कॉलम को फिल कर लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर टोटल फाइंड करेंगे, टोटल करेंगे, कंप्लीशन टाइम का टोटल करेंगे, टर्न अराउंड टाइम का टोटल करेंगे, वेटिंग टाइम को टोटल ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे भाई, देखो मान लो वेटिंग टाइम करना है 8 + 2 10 + 8 18 18 + 18 36, मतलब कि 36 आया। वैसे ही इसका भी ऐड करेंगे। बस कंप्लीशन टाइम का एवरेज टाइम नहीं पूछता है, एवरेज कंप्लीशन टाइम नहीं पूछता है, अगर पूछा तो भी कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या दिक्कत है। टर्न अराउंड टाइम भी ऐसे ही ऐड करके यहां जो भी वैल्यू आएगा लिख लेंगे, ऐड करो तुम लोग। तो मान लो वेटिंग टाइम का वैल्यू टोटल 36 आया है, वेटिंग टाइम का टोटल वैल्यू 36 आया है। तो अगर यहां लिखते हैं एवरेज वेटिंग टाइम अगर फाइंड करना तो क्या करेंगे, टोटल वेटिंग टाइम कितना हुआ, टोटल वेटिंग टाइम 36, टोटल वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। एवरेज ऐसे ही करेंगे ना, टोटल नंबर को सम करना और नंबर ऑफ टर्म्स जितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा जितना नंबर ऑफ प्रोसेस होगा। नंबर ऑफ प्रोसेस कितना है 1 2 3 4 5, मतलब 5 प्रोसेस है। मतलब कि एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू टोटल वेटिंग टाइम, टोटल वेटिंग टाइम जो ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेस इतना ही है। इसका जो भी वैल्यू आएगा कितना आएगा 7.2 आएगा। ओके 35 और 1 7.2 आया। 7.2 क्या वैल्यू हो गया एवरेज वेटिंग टाइम।
सेम वैसे ही एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी फाइंड हो सकता है। कर लोगे आराम से, ऐड करना, डिवाइड बाई 5 करना, एक खुद से करना है, ठीक। ये एडिशन ये सब हम नहीं करेंगे, समझ रहे हो बात, खुद से करो, प्रैक्टिस भी होगा। तो ये जो हम लोग देखे हैं अच्छे से, आप देखो 5 प्रोसेस के लिए बताए हैं। अब 10 प्रोसेस होगा तो क्या डिफरेंट होगा? नहीं, डिफरेंट नहीं होगा, ऐसे ही होगा। 10 प्रोसेस भी, 3 प्रोसेस रहे वो भी ऐसे ही होगा, कितना भी प्रोसेस रहे, सॉल्व करने का तरीका तो यही होगा। सॉल्व करने का तरीका में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कि प्रायोरिटी बेस्ड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग हम लोग सीख लिए। अब एक और चीज हो सकता है कि जब नॉन प्रीएम्प्टिव लिखे हैं, मतलब बीच में प्रीएम्प्शन नहीं न किए थे, एक बार जब लेकर आए तो उसको पूरा ही रन करवाए, प्रीएम्प्शन नहीं था ना। एक और क्या चांस है कि प्रीएम्प्शन भी हो, एक चांस ये भी है ना कि प्रीएम्प्शन भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉन प्रीएम्प्टिव है वो प्रीएम्प्टिव बन जाएगा मोड, और प्रायोरिटी सेम ही रहेगा। तो मतलब क्या करेंगे, नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए देख लिए हम लोग, अब हम लोग प्रीएम्प्टिव के लिए देखेंगे इसी को। क्या चेंज आता है? देखो एवरेज वेटिंग टाइम है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या प्रीएम्प्टिव रहने पर क्या होगा, कैसे करेंगे। इसको हटाते हैं, ये सब वैल्यू को, बीच वाला को हटाना जानते हो और भी मुश्किल रहता है, फिर भी चलो, ऐसे पूरा टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा ना, इसीलिए चलो इसको दोनों को हटाते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे लास्ट में। ये हो गया। कंप्लीशन टाइम भी फाइंड आउट किए थे हम लोग ही, इसको भी हटा लेंगे। तो अभी नॉन प्रीएम्प्टिव का तो देख लिए, तो प्रीएम्प्टिव टफ होगा क्या? नहीं, टफ क्या होगा इसमें, क्या टफ और क्या आसान, इतना सारा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। प्रीएम्प्टिव भी होगा, वो भी आसान नहीं होगा। ये टिक मार्क वाला भी हटा ही लो, छोड़ो, इतना करते हैं ऐसे। प्रायोरिटी भी टेबल हटाने के, बचाने के चक्कर में और ज्यादा मेहनत हुआ, लेकिन चलो हो गया एट लास्ट। चलो टेबल हम लोग का बचा रह गया है। अब हम लोग ये जो मोड नॉन प्रीएम्प्टिव था, इसमें से नॉन को हटा देते हैं, या फिर से प्रीएम्प्टिव भी लिख दो, चलो स्टार्टिंग से ही। यहां क्या बन जाएगा, ये प्रीएम्प्टिव, मतलब कि प्रायोरिटी बेस्ड तो है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग तो शेड्यूल करेंगे, लेकिन प्रीएम्प्टिव है, प्रीएम्प्शन भी होगा। मतलब क्या, अगर एक प्रोसेस रन कर रहा है सीपीयू में, और उसके ड्यूरेशन में, रन करने के ड्यूरेशन में ही, मतलब उसको कंप्लीट होने के पहले कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अगर सिस्टम में आ गया है, तो जो रन कर रहा है उसको प्रीएम्प्ट करेंगे, हायर प्रायोरिटी वाले को लेकर जाएंगे। समझ रहे हो बात? अब वही चीज करना है। इसको भी हटा लो, इसमें डेटा फिल करते हैं फिर से। इसको पहले तो ये लो, चलो इतना हो गया। एक कॉलम भी इसका बना लेते हैं। प्रोसेस आईडी क्या था, ये तो सेम ही रहेगा, P1 P2 P3
P4 P5 5 प्रोसेस के लिए भी कर लेते हैं। अब प्रायोरिटी असाइन करना है। प्रायोरिटी में क्या करते हैं, सेवन उसके बाद अच्छा प्रायोरिटी को चेंज कर ले क्या, जो दो फॉर्मेट था ना प्रायोरिटी के लिए, एक फॉर्मेट क्या था जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हायर होगा, एक फॉर्मेट क्या था जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो हाई प्रायोरिटी होगा। तो अभी हम लोग क्या बनाए थे, जो मिनिमम वैल्यू है वो हाई प्रायोरिटी है। इस बार चेंज कर लेते हैं कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वही हाई प्रायोरिटी है हम लोग का। तो हाईएस्ट वैल्यू जब हाई प्रायोरिटी है तो यहां पर लेते हैं 2 4 6 7 8। अब हम लोग के पास में डेटा आ गया है। क्या डेटा गिवन क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन अब क्या बन गया है, पहले नॉन प्रीएम्प्टिव था अब प्रीएम्प्टिव बन चुका है। ठीक, अब प्रीएम्प्टिव बन चुका है और डेटा जो क्वेश्चन में चाहिए था प्रायोरिटी हम लोग को मिल गया है, प्रोसेस आईडी है, अराइवल टाइम है, बर्स्ट टाइम है। बस प्रायोरिटी में क्या चेंजिंग है कि उस टाइम क्या था, जो मिनिमम वैल्यू था वो हाई प्रायोरिटी था। मतलब कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 2 है, 2 हाई प्रायोरिटी होता, लेकिन अब यहाँ पर हम उल्टा ले रहे हैं प्रायोरिटी को। क्या, जो हाईएस्ट वैल्यू है ना वही मेरा हाई प्रायोरिटी है। तो हाईएस्ट वैल्यू कितना है, हाईएस्ट वैल्यू 8 है। इसको क्या करेंगे, 8 को ही हाई 8 को ही हाई प्रायोरिटी लेंगे हम लोग। तो 8 को जैसे ही हाई प्रायोरिटी लिए हैं, या हाईएस्ट कर लो, हाईएस्ट प्रायोरिटी लिए हैं जब, तो इसमें देखेंगे क्या 7 6 2 4 8, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन है, 8 ही है। 8 अगर हाईएस्ट है तो 8 से कम होगा जो लो प्रायोरिटी का होगा, मतलब कि सबसे मिनिमम होगा जो लोएस्ट प्रायोरिटी होगा, यही रहेगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सब कुछ गिवन है। अब देखो सॉल्व करते हैं। क्या सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग बनाएंगे गैंट चार्ट। बस एक चीज ध्यान रखना है क्या, कि ये प्रीएम्प्टिव है, ये है जो प्रीएम्प्टिव है, मतलब कि प्रीएम्प्शन भी होगा। ऐसा नहीं कि प्रोसेस को लाए कंप्लीट कर लिए सीधा आंख बंद करके, नहीं, हम लोग को चेक करना होगा। अब कैसे चेक करेंगे वो बताते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, स्टार्ट कहां से होगा, गैंट चार्ट 0 से स्टार्ट होगा, 0 से। अब देखेंगे 0 में कौन आया है, 0 में कौन सा प्रोसेस आया है। देखिए 0 किसका अराइवल टाइम है, 0 0 0 0, देखो यहाँ और नहीं कहीं है, मतलब कि P3 आया है 0 में। P3 जब 0 में आया है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 में एक ही प्रोसेस है ना, 0 में एक ही प्रोसेस है ना, मतलब कि अभी कोई कंपटीशन नहीं है, एक प्रोसेस है, CPU फ्री है, सीधा चला जाएगा, उसको प्रायोरिटी से कोई मतलब ही नहीं रहा अभी। मतलब कि P3 यहां चला आएगा, CPU में कौन आया, P3 आया है। अब P3 कब तक रन करेगा, P3 कब तक रन करेगा। पिछले वाले में क्या किए थे, जो नॉन प्रीएम्प्टिव था तो P3 को लेकर आए थे और पूरा बर्स्ट टाइम रन करवाए थे। इसको क्यों करवाए थे बर्स्ट टाइम रन, बर्स्ट टाइम रन क्यों करवाए थे, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब प्रीएम्प्शन नहीं होगा, बीच में रुकेगा नहीं। वहां पर गिवन था कि प्रीएम्प्शन नहीं होगा, मतलब कि एक बार जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ गया वो कंप्लीट ही करेगा। जबकि यहां क्या है, प्रीएम्प्शन होगा। अगर इसके रन करने के ड्यूरेशन में कोई और प्रोसेस इससे हाई प्रायोरिटी का आ जाए तो इसको प्रीएम्प्ट करवाएगा। तो देखेंगे P3 कब तक रन करेगा।
देखेंगे P3 जब रन कर रहा है 0 से 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, 3 जाएगा, तो देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस आता कब है, नेक्स्ट प्रोसेस कब आ रहा है। कि नेक्स्ट प्रोसेस जब आएगा, अभी तो एक ही प्रोसेस है, जब तक एक और प्रोसेस नहीं आ जाए तब तक इसको प्रीम्प्ट करवाने वाला कोई नहीं है। अगर एक प्रोसेस आ गया और उस प्रोसेस का जो प्रोसेस आया उस प्रोसेस का अगर P3 से हाई प्रायोरिटी होगा तब P3 को प्रीम्प्ट करवाएंगे, तभी करवाएंगे ना। मतलब कि P3 को रन जब करवा रहे हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस P3 के बाद कौन आ रहा है देखेंगे। अराइवल टाइम में हम लोग गए, P3 के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन आ रहा है, देखो P3 के बाद ये 0 पर है, 0 के जस्ट आगे का नंबर कौन सा है, 2 है, 15 है, 15 से पहले 2 आया, फिर 3 है, इसमें भी 2 है। सबसे बाकी इसको छोड़कर बाकी सब में मिनिमम अराइवल टाइम क्या है, O1 है। मतलब कि O1 पर ही एक प्रोसेस आ रहा है। तो O1 पर एक प्रोसेस जब आ रहा है, P5 आ रहा है, मतलब P5 है जो P3 को चैलेंज करेगा कि अगर तुम्हारा प्रायोरिटी हाई है हमसे तब रन करो, नहीं तो प्रिंट हो जाओ। तो P3 का प्रायोरिटी कितना है, 2 है। P5 का प्रायोरिटी कितना है, 8 है। और एक पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसका वैल्यू हाई रहेगा उसका प्रायोरिटी हाई है, जिसका वैल्यू हाई रहेगा उसका प्रायोरिटी हाई है, ये पहले से गिवन है। मतलब कि P3 का 2 और P5 का 8, क्योंकि P5 तो 1 पर चला गया है, तो 1 पर जब आए तो 2 और 8 में ग्रेटर कौन है, 8 है। 8 क्या हाई प्रायोरिटी हो गया। मतलब कि P3 अभी कंप्लीट नहीं किया था, P3 को चाहिए था 10 यूनिट टाइम तक 10 यूनिट रन करना था, लेकिन इसे कंप्लीट होने के पहले ही 1 टाइम पर ही P5 आ गया जिसका की प्रायोरिटी 8 है, P3 के 2 से ज्यादा है। मतलब कि P3 को प्रीम्प्ट करवाएगा। कब करेगा प्रीम्प्ट, जैसे ही ये प्रोसेस आएगा। ये प्रोसेस कब आया है, P5 O1 पर आया है। मतलब कि जब O1 टाइम होगा तभी P3 को प्रीम्प्ट करवा देगा, और कोई प्रोसेस तो O1 पर है नहीं। तो P3 को प्रीम्प्ट करवाया और कौन आ गया, P5 आ गया। यहाँ पर कौन आया, P5 आया। तो चलो P5 तो आ गया है, लेकिन एक चीज भी नोट करना होगा हम लोग को कि P3 जब प्रीम्प्ट हुआ है तो अभी उस टाइम तक इसका बर्स्ट टाइम कितना और बचा हुआ है, अभी कितना देर और इसको CPU चाहिए, वो भी नोट करेंगे ना, कभी ना कभी तो ये भी रन करेगा। तो इसका बर्स्ट टाइम 10 था, इसका P3 का बर्स्ट टाइम 10 है, जिसमें कि 1 यूनिट टाइम में रन कर लिया है। तो मतलब कि 10 - 1 मतलब कि 9 यूनिट टाइम P3 का भी और बचा हुआ है। जब भी इसको चांस मिलेगा रन करेगा ये, जब भी चांस मिले, लेकिन अभी नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि हाई प्रायोरिटी P5 आ चुका है। तो P5 कब तक रन करेगा, जब तक कि P5 से ज्यादा प्रायोरिटी का प्रोसेस आकर रोक न दे। एक के बाद देखो O1 है ना, अभी टाइम O1 पर P5 आया है ना, ये कब तक रन करेगा। तो O1 के जस्ट अगला नंबर देखेंगे हम लोग अराइवल टाइम में। O1 है, O1 से जस्ट ज्यादा नंबर कौन सा है, देखो P3 में टिक नहीं लगाए हैं अभी। क्यों नहीं लगाए थे, मार्क किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि P3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका रिमेनिंग है 9 यूनिट टाइम, अभी CPU और चाहिए उसको, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। उस बीच में P5 आया, P5 का O1 है, O1 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है। देखो 3 अब 15 है, 2 इसमें जस्ट आगे O1 के आगे 2 है। तो 2 में एक प्रोसेस P2 आता है। P2 क्या चाहेगा, P2 चाहेगा P5 को प्रीम्प्ट करवाना, क्योंकि P2 फाइट करेगा कि हमको CPU चाहिए, CPU हमको चाहिए। P2 क्या बोलेगा कि CPU हमको चाहिए यहाँ पर, लेकिन P5 बोलेगा क्या कि ठीक है अगर चाहिए तो अपना प्रायोरिटी हमको बता दो। तो P2 क्या किया, P2 अपना प्रायोरिटी बताया 6, लेकिन P5 क्या बोला कि तुमसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरा है, मेरा 8 है, और क्वेश्चन में गिवन है कि जिसका हायर वैल्यू होगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है। मतलब कि हम ज्यादा प्रायोरिटी के हैं, हम नहीं हट सकते हैं। तो जो लोअर प्रायोरिटी वाला है वो नहीं हटा पाएगा। मतलब P2 आया तो 2 में, लेकिन हटा नहीं सकता है इसको। मतलब कि P5 2 में नहीं हटेगा।
तो और कौन हटा सकता है भाई? तो 2 के बाद में आएगा कौन? 3 आएगा। 2 के जस्ट बाद में 3 आया, अब 15 ही बचा हुआ है। 3 आया, 3 टाइम में कौन आया? P4 आया है। ये भी चैलेंज करेगा, तो ये अपना प्रायोरिटी फिर से कंपेयर करेगा। तो P4 का प्रायोरिटी 4 है, P5 का प्रायोरिटी 8 है, ये भी कम है P4 का, तो P4 भी नहीं हटा सकता है। P4 भी नहीं हटा सकता है, मतलब कि P4 3 में आया है। 3 में भी 3 यूनिट टाइम, जब करंट टाइम यहाँ 3 हो जाए, यहाँ करंट टाइम मान लेते हैं 3 हो जाए, तब भी P5 को नहीं हटाया है। 3 में आया तो प्रोसेस, पहले तो मान लो यहाँ से करंट टाइम 2 हुआ, जब 2 हुआ तो P2 नहीं हटा सका क्योंकि इसका प्रायोरिटी लो था। उसके बाद में कौन आया? P4 आया। P4 कब आया? 3 में। जब 2 से 3 टाइम हो गया तब भी P4 नहीं हटा सका इसको। जब P4 नहीं हटा सका 3 यूनिट टाइम में ही, तो नेक्स्ट 3 के बाद कब है? 15 है। 3 के बाद में 15 है। 15 का प्रायोरिटी क्या है? लो है, लेकिन 15 तक देखें कि ये P5 कंप्लीट तो नहीं कर गया, ये भी तो देखना है। मतलब कोई नहीं हटा रहा, मतलब ऐसा थोड़ी कि लाइफ टाइम एक ही प्रोसेस रह जाए। एक और भी तो यहां से हटने का तरीका है, कंप्लीट होकर हट जाए। जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। समझ रहे हो बात? एक तो कोई आकर प्रिंट करवा दे इसको, तब हटा देगा बीच में। अगर नहीं प्रिंट करवा पा रहा है तो ऐसा थोड़ी कि लाइफ टाइम वो वेट करेगा, वो अपना बर्स्ट टाइम को भी कंप्लीट कर रहा होगा यहाँ पर। तो बर्स्ट टाइम इससे कितना है? बर्स्ट टाइम 3 है। मतलब कि 3 में कोई हटाया नहीं, तो यहां से 2 यूनिट टाइम जब रन किया कोई नहीं हटाया, मतलब क्या हो गया? अब ये अपना एक और यूनिट टाइम जब रन करेगा तो अपना बर्स्ट टाइम इसका कितना है? इसका बर्स्ट टाइम 3 है, P5 का बर्स्ट टाइम 3 है, मतलब कि 3 यूनिट के लिए रन कर गया। तो 1 यहाँ 1 से स्टार्ट किया 3 यूनिट के लिए, मतलब कि 4 आ गया करंट टाइम। 4 तक इसको कोई नहीं हटाया, क्यों? 4 तक में 2 और 3 अराइवल टाइम था P2 और P4 का, दोनों का ही प्रायोरिटी कम था, इससे कोई नहीं हटाया इसको। मतलब कि P5 है जो कंप्लीट कर गया। 3 यूनिट टाइम ही रन करना था इसको। देखो बर्स्ट टाइम P5 का 3, P5 3 यूनिट टाइम के लिए रन करके कंप्लीट कर लिया अपना काम। मतलब कि P5 है जो कंप्लीट कर चुका है। तो P5 कंप्लीट कर कब किया है? 4 में किया है, जब करंट टाइम 4 है। तो देखेंगे क्या अब यहाँ पर कौन सा प्रोसेस आएगा? तो जिसका अराइवल टाइम 4 तक में है, जिसका अराइवल टाइम 4 तक में है। 4 तक में अराइवल टाइम किसका किसका और है? 4 तक में अराइवल टाइम किसका है? एक तो P5 कंप्लीट ही हो गया है, P1 का 15 है, मतलब 4 तक में नहीं आया है। बचा कौन? P2, P3, P4, ये तीनों अवेलेबल है, ये तीनों अवेलेबल है। अब ये तीनों में जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट होगा वही वहां जाएगा। तीनों फाइट कर रहा है, तो फाइट करने पर जीतेगा कौन? जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट हो। P2, P3, P4 तीनों के प्रायोरिटी को कंपेयर करेंगे। प्रायोरिटी क्या है? P2 का 6 है, 2 है, 4 है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 6 है। जो हाईएस्ट वैल्यू हाई प्रायोरिटी मेरा है, क्वेश्चन में पहले से गिवन है, मतलब कि P2 का हाईएस्ट है, तो P2 यहां पर चला आएगा। यहां पर कौन आ गया? यहां पर आ गया P2। अब P2 का बर्स्ट टाइम कितना है? अब एक बात जान लो, जब P2 P3 और P4 के साथ में फाइट करके यहां पर आया है, तो कभी भी P3 और P4 इसको प्रीम्प्ट कर सकता है क्या? सिंपल सोचो, जब प्रीम्प्ट अगर करना होता तो अभी ही ये P2 हार जाता। तो ये दोनों से P3 और P4 से तो जीत कर वहां गया ही है। P3 और P4 से जीत कर तो P2 यहां आया ही है। मतलब कि P2 को कभी भी P3 और P4 प्रिंट नहीं करवा सकता है। तो जब P3 और P4 प्रिंट नहीं करवा सकता है, क्योंकि ये दोनों से जीत कर पहले ही ये गया है, ये दोनों नहीं करवा सकता है, P5 कंप्लीट ही हो चुका है, इसका ऑप्शन ही नहीं बचा। तो बचा किसका ऑप्शन? एक P1 का ऑप्शन। P1 का अराइवल टाइम क्या है? 15 है। मतलब कि P1 आ रहा है कब? 15 पर आ रहा है। तो जब P1 15 पर आ रहा है, जब P1 15 पर आ रहा है, मतलब कि 15 में अगर P2 वहां अवेलेबल रहा, तब इसके प्रायोरिटी से कंपेयर करेंगे। लेकिन मान लो उसके पहले ही P2 कंप्लीट हो जाए, ये भी हो सकता है। तो देखिए क्या P2 कितना है? बर्स्ट टाइम 1 ही है।
तो अभी P2 आया है 4 पर, इसका बर्स्ट टाइम 1 है, मतलब कि 4 + 1 5 होगा। 5 तक में और कोई प्रोसेस आया ही नहीं है। 2 प्रोसेस था P3 P4, ये दोनों इसको प्रीम्प्ट करवा नहीं सकता है, और P1 प्रीम्प्ट करवा सकता है, लेकिन इसका अराइवल टाइम 15 है, मतलब कि 5 तक में वो आया ही नहीं है। मतलब P2 अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट कर लिया। तो P2 का कितना था? बर्स्ट टाइम 1 था। देखो 4 से 5 में कंप्लीट कर लिया, मतलब P2 भी कंप्लीट हो गया। अब P2 कंप्लीट हुआ तो मतलब क्या है, P2 को मार्क कर लेंगे यहाँ पर। अब कौन आएगा यहाँ पर? तो 5 में जो भी अवेलेबल है वो फाइट करेगा आपस में आने के लिए। तो 5 टाइम में, ये करंट टाइम जब 5 है तो कौन कौन अवेलेबल है? करंट टाइम 5 में देखो ये दोनों कंप्लीट हो चुका है, P1 P3 P4 में देखेंगे तो P1 तो आया ही नहीं है अभी, मतलब कि P3 और P4 अवेलेबल है 5 यूनिट टाइम में, जब करंट टाइम 5 है। ये दोनों के प्रायोरिटी को कंपेयर करेंगे, जिसका हाई होगा प्रायोरिटी वही जाएगा वहां पर। तो ये दोनों में हाई कौन सा है? 2 और 4 में 4 हाई है, जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ग्रेटर नंबर जो होगा, मतलब कि P4 यहाँ चला आएगा। यहाँ कौन आ गया? यहाँ आ गया P4। तो जब यहाँ P4 आ गया है 5 में, तो P4 को अब कौन प्रीम्प्ट करवा सकता है? सिंपल सोचो, P4 को प्रीम्प्ट कभी भी P3 करवा सकता है क्या? कभी नहीं करवा सकता है, क्योंकि P3 से तो जीत कर वहां गया ही है, P3 से ऑलरेडी ये फाइट करके वहां पहुंच गया है। P3 कभी नहीं करेगा। P4 को प्रीम्प्ट करवा सकता है P1 ही। P1 कब करवाएगा? जब 15 में आएगा। P1 करेगा क्या? कंपेयर करेगा, प्रायोरिटी को कंपेयर करेगा। अगर P1 का ज्यादा रहे तब प्रिंट करवा सकता है, मतलब फाइटिंग तभी काम का होगा। अभी तो इससे फाइट है ही नहीं P3 से। तो P1 है जो 15 में आ रहा है, और P4 का बर्स्ट टाइम 6 चाहिए। P4 को बर्स्ट टाइम 6 ही चाहिए। तो अब देखेंगे 6 ऐड होने के बाद में P1 आता है क्या? देखो P4 5 में आया है, 6 यूनिट टाइम जब रन करेगा तो टाइम होगा 11 में तो P1 आया ही नहीं है। P1 का तो अराइवल टाइम 15 है, P1 आया ही नहीं है। और P3 P4 को प्रिंट करवा नहीं सकता है, मतलब कि ये 5 से 11 तक में सीधा रन करके P5 भी कंप्लीट कर लिया। तो जब P5 नहीं P4 कंप्लीट कर लिया 5 से 11 तक में, मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि P4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब कौन बचा है? 11 टाइम में कौन कौन बचा है? 11 टाइम में अब बचा है P1 और P3। P1 आया है क्या 11 टाइम में? नहीं, 15 में आया है, मतलब कि ये भी नहीं अवेलेबल है 11 टाइम में। करंट टाइम जो है 11, वो उस समय तक P1 अवेलेबल ही नहीं है। तो अवेलेबल कौन है? P3 ही है। तो P3 यहां चला आएगा। यहां कौन आएगा? यहां आएगा P3। अब P3 कब तक रन करेगा? जब तक इसको कोई प्रिंट करवाने वाला ना आ जाए, या फिर ये कंप्लीट ना हो जाए। तो P3 का देखो यहां पर एक बार P3 पहले भी शेड्यूल हुआ था, और 1 यूनिट टाइम रन करने के बाद ये प्रिंट हुआ था, और इसका अभी जो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है जो 9 है। तो P3 क्या चाहेगा कि हम 9 यूनिट टाइम के लिए रन कर जाएं, 9 यूनिट टाइम के लिए रन कर जाएं। लेकिन जब 11 + 9 करेंगे तो यहां बन जाएगा 20। तो 20 जब बन जाएगा तो 20 तक में P3 पूरा अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता। लेकिन ये भी तो देखना होगा कि P3 जब 20 तक रन कर रहा है तो 20 के पहले कोई ऐसा तो प्रोसेस नहीं आ गया जो P3 को प्रिंट करवा ले, वो भी चेक करना होगा। तो 20 के पहले कौन आ रहा है यार? प्रोसेस बचा कौन है? P1 ही केवल बचा है। बाकी देखो P2 P4 P5 कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि P1 ही जब बचा है तो P1 आया है कब? 15 में, मतलब कि 15 तक तो इसको कोई प्रिंट नहीं करवाएगा, ये बात पक्का है। 15 तक P3 को कोई भी प्रिंट नहीं करवा सकता है, और 11 से 15 जाने में 4 यूनिट टाइम चाहिए, और इसका बर्स्ट टाइम रिमेनिंग 9 है, मतलब कि P3 खत्म भी नहीं हुआ है अभी। 9 था, 4 यूनिट टाइम रन किया, मतलब 5 और रिमेनिंग है इसका, अभी और आगे वो रन कर सकता है, P3 भी और रन कर सकता है। लेकिन अब चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि P1 जो आया है एक नया प्रोसेस 15 में,
वो इसको प्रीम्प्ट करवा दे रहा है। तो कैसे चेक होगा, फाइट करेगा कैसे, P1 और P3 अपने अपने प्रायोरिटी को कंपेयर करेगा। तो प्रायोरिटी जब कंपेयर करने पर क्या होगा, जिसका हायर प्रायोरिटी होगा वो, जिसका मतलब वैल्यू हायर होगा वो हाई प्रायोरिटी होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है जिसका हाईएस्ट वैल्यू है वो हाई प्रायोरिटी है। तो 2 और 7 में ज्यादा कौन है, 7 है, मतलब कि P1 हाई प्रायोरिटी है। P3 से ज्यादा प्रायोरिटी P1 का है। तो P3 से ज्यादा प्रायोरिटी जब P1 का है तो P3 को इंड करके यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर P1 आ गया, P3 को प्रीम्प्ट करवाकर। तो P3 कितना यूनिट रन किया था यहाँ, वो भी तो देखना होगा। पहले से रिमेनिंग कितना था, 9 था, यहाँ पर रन कितना किया, 4 यूनिट, 11 से 15 गया मतलब 4 यूनिट टाइम। मतलब कि अब रिमेनिंग अभी भी कितना P3 का रह गया, रिमेनिंग अभी भी 9 - 4 मतलब कि 5 यूनिट टाइम अभी भी P3 का रिमेनिंग है, इसको कट कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब नया रिमेनिंग टाइम इसका हम लिख दिए हैं, रिमेनिंग बस टाइम अब नया लिख दिए हैं, इसको कट कर लेंगे। मतलब क्या है, P1 आया, अब P1 को प्रीम्प्ट कौन करवा सकता है। तो अभी देखो P1 और P3 दो ही अवेलेबल है, बाकी सब तो कंप्लीट हो गया है, और P3 को P1 प्रीम्प्ट करवा के ही वहां गया है। तो जब P3 को P1 प्रीम्प्ट करवा के ही गया है तो P3 तो कभी भी P1 को प्रीम्प्ट नहीं करा सकता है, अब और कोई अवेलेबल नहीं है। मतलब कि P1 अपना पूरा बर्स्ट टाइम वहां रन करेगा। इसका बर्स्ट टाइम कितना है P1 का, 2 है, मतलब कि P1 है जो 2 यूनिट टाइम के लिए रन करेगा। तो 15 अभी करंट टाइम है, तो 2 के लिए रन किया कितना बना, 17 बन गया। 17 में क्या होगा, P1 कंप्लीट हो गया, मतलब कि P1 कंप्लीट हो गया। अब कौन बचा है, अब केवल सब में देखो केवल P3 ही बचा है, बाकी सब कंप्लीट हो गया है। केवल P3 ही बचा है, बाकी सब कंप्लीट हो गया है। जब एक ही है तो फाइट कैसा, CPU खाली है, CPU देखो यहाँ खाली हो गया है, कोई नहीं अभी है, और P3 अवेलेबल है, प्रोसेस शेड्यूल कर लेंगे सीधा। मतलब कि फिर से यहाँ कौन आया, यहाँ पर आ गया P3। अब P3 कब तक रन करेगा, अब P3 के अलावा कोई और प्रोसेस बचा भी नहीं है। मतलब P3 को अब कोई, अब शेड्यूल तो हो गया है, अब प्रिंट हो ही नहीं सकता है P3, क्योंकि और कोई प्रोसेस है नहीं। प्रिंट होने के लिए कोई और प्रोसेस चाहिए हाई प्रायोरिटी का, यहाँ तो प्रोसेस ही नहीं है। मतलब P3 अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट कर लेगा, जो भी बर्स्ट टाइम रिमेनिंग रहा होगा। तो P3 का बर्स्ट टाइम कितना रिमेनिंग है, 5 है, तो मतलब ये अपना 5 यूनिट टाइम यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा। तो P3 17 पर आया है और 5, तो 17 + 5 कितना हो गया, 22। 22 पर 17 पर आया है, 5 इसका रिमेनिंग था, 17 + 5 22। 22 पर P3 कंप्लीट हो गया, इसको कट कर देंगे क्योंकि ये रिमेनिंग टाइम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। P3 भी कंप्लीट हो गया, P3 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो सब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बस काम खत्म। यही इतना तो करना ही था, यही इतना करना था ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से टेबल को फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो टेबल में क्या है, सबसे पहला क्या है, P1 है, सबसे पहला क्या है, P1 है। तो P1 को देखना कहां से स्टार्ट करेंगे, देखो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से देखना स्टार्ट करते थे। तो मान लो अगर P3 को लेफ्ट हैंड साइड से देखना स्टार्ट करेंगे तो P3 यहां से आया, यहां आया, वो 1 पर ही कंप्लीशन टाइम दिख जाएगा हमको। लेकिन फैक्ट है कि वो 1 पर कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो फिर से P3 आया है, फिर से P3 आया है। तो सिंपल जान लो, एक चीज याद रखना, फॉर प्रीएम्प्टिव प्रोसेस fill the table from Gantt chart in क्या ऑर्डर में करना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाना है। मतलब क्या कि फ्रॉम Gantt चार्ट इन राइट टू लेफ्ट ऑर्डर।
राइट से लेफ्ट जाते हुए करना है, मतलब कि राइट से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट से राइट नहीं जाएंगे। लेफ्ट से राइट जाओगे कंफ्यूजन होगा। मान लो यहाँ पर P3 है, रिपीटेशन हुआ है, पहले वाले को लिख दो, ये नहीं लिखो तो यहाँ पर P3 का लिख दो। इसलिए राइट से जाएंगे, यहाँ हम लोग राइट से टेबल को फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो जब राइट से जाएंगे फिल करना स्टार्ट करेंगे तो क्या देखेंगे, सबसे राइट मोस्ट क्या है, P3 है। P3 कब कंप्लीट हुआ, यहाँ पर है, जो सबसे लास्ट में जो रहेगा वो कंप्लीशन टाइम ही रहेगा। सबसे P3 लास्ट में है, कंप्लीशन टाइम कितना है, 22 है, P3 का 22, मतलब कि P3 का कंप्लीशन टाइम हो गया 22। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, P1 आया, P1 का कितना है, 17 है, P1 का कितना हो गया, 17 हो गया। इसके बाद और अंदर आए, फिर P3 आया, P3 का तो पहले ही लिख चुके थे, P3 पहले लिख चुके थे ना, तो P3 नहीं लिखेंगे। फिर और आगे आएंगे, P4 आया, P4 का कितना है, 11 है, P4 का कितना है, 11 है। उसके बाद आया P4 के बाद क्या है, P2 आया, P2 का कितना है, 5 है, देखो 5 है P2 का, मतलब कि P2 का 5 है। उसके बाद P2 के बाद P5 आया, P5 का कितना है, 4 है, मतलब कि P5 का 4 है। देखो सब टेबल फिल कर लिए, मतलब कि कंप्लीशन टाइम का जो है कॉलम तो फिल कर लिए ना। अब टर्न अराउंड टाइम तो इसी टेबल से ही बन जाता है, अब गेम चार्ट देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 17 माइनस 15, यहाँ 2 हो गया। यहाँ पर भी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 5 माइनस 2, तो क्या बन गया 3। फिर 22 माइनस 0, यहाँ बन गया 22, 11 माइनस 3, 8, 4 माइनस 1, 3, ये क्या बन गया, टर्न अराउंड टाइम बन गया। अब हम लोग को वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है, तो वेटिंग टाइम के लिए क्या करेंगे, वेटिंग टाइम के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करना है, यही करना है ना। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम कितना है, 2 है, यहाँ बर्स्ट टाइम 2 है, मतलब 2 माइनस 2 0। देखो वेटिंग टाइम 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये प्रोसेस आया होगा, जिस टाइम में अराइवल टाइम होगा उसी टाइम में शेड्यूल हुआ है। देखो प्रोसेस P1 आया है, अराइवल टाइम 15 है, यहाँ पर देखो P1 है जो 15 में ही शेड्यूल हो गया है और अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट कर लिया। 15 से 17 तक ये रन किया है, 2 यूनिट टाइम, इसका बर्स्ट टाइम 2 ही था। समझ रहे हो, वेटिंग टाइम का मतलब यही है। फिर क्या हो गया, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 22 माइनस 10, 12, 8 माइनस 6, 2, 3 माइनस 3, 0। तो यहां पर भी देखो 0 आया है, इसका मतलब क्या है कि P5 जब आया होगा उस टाइम ही शेड्यूल हुआ होगा। P5 का देखो अराइवल टाइम कितना है, 1 है। देखो P5 कब आया था, 1 पर आया और 4 पर कंप्लीट हुआ है, 1 से 4 3 यूनिट टाइम। इसका देखो बर्स्ट टाइम भी 3 यूनिट टाइम है, आते के साथ शेड्यूल हुआ, रन करके हट गया, अपना कंप्लीट कर लिया। अब वेटिंग टाइम आ गया, आप क्या करेंगे, वेटिंग टाइम को ऐड कर लेंगे सबको, टोटल निकालने के लिए कितना हुआ, 2 + 12 14 16, यहाँ हो गया 16। इसको भी ऐसे ही ऐड करेंगे। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना रहेगा हम लोग को, उसके बाद हम लोग को क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन में, एवरेज वेटिंग टाइम आएगा और एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा। तो एवरेज वेटिंग टाइम के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना है 16 डिवाइडेड बाई प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेस कितना है 1 to 5, मतलब कि 5, जो भी वैल्यू इसका आ जाए 3.2 आ गया वैल्यू। वैसे ही एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए भी टोटल यहाँ लिख लेंगे, टोटल डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा क्या, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया। मान लो क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया, ऐसा क्वेश्चन दे दे, पूछ दे क्या, व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ P3, केवल एक प्रोसेस के लिए भी पूछ सकता है, या फिर राइट कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 एंड P4 रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले P2 का लिखना है, तो P2 का कंप्लीशन टाइम कहां से आएगा, यहां से ही आएगा, और P4 का यहां आएगा, 5 और 11 आंसर हुआ।
समझ रहे हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए पूछ दे, या फिर मल्टीपल प्रोसेस के लिए पूछ दे, या फिर ये भी चांसेस है जो टोटल ही एवरेज पूछे। बस यही है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एक कंप्लीट हो गया। इसमें क्या था, एक नॉन प्रीएम्प्टिव पहले था, एक प्रीएम्प्टिव था। दोनों क्वेश्चन सही से देख लिए। यही तरीका है, कहीं भी क्वेश्चन आए इस फॉर्मेट में ही बनाना है। तो आप क्या करोगे, अब एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। समझ रहे हो बात। करना यही है, जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग गैंट चार्ट हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लिए, गैंट चार्ट से टेबल को फिल कर लिए। उसके बाद जो भी एवरेज टेबल से ही जो भी पूछेगा क्वेश्चन में, सब कुछ अब टेबल में आ चुका है, गैंट चार्ट को देखना ही नहीं है, फिल कर लिए, एक और काम खत्म। यहां से जो भी पूछ रहा है आंसर दे दो। पिछला कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन बहुत जरूरी है। थ्योरी पढ़ लोगे, बाद में कोई चीज में कंफ्यूजन हो जाएगा, एग्जाम में कुछ सिली मिस्टेक्स कर जाओगे। जो भी चीज बताए हैं उसको एकदम अच्छे से याद रखना, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना, टाइम भी कम लगेगा और उसमें सिली मिस्टेक्स का चांसेस बहुत कम जाएगा। इसको सॉल्व करो, फिर आगे का देखते हैं।